हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट हिस्ट्री के। भारत में अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम। भारत में अरब का आक्रमण जो है, सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। 712 से 714 तक जिसका शासन होता है। देखो, उस समय इस्लाम का खलीफा धर्मगुरु बगदाद में रहा करता था और बगदाद के खलीफाओं का गवर्नर अरब का शासक अल हज्जाज था और अल हज्जाज का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। वो पंजाब जो अब पाकिस्तान में है उसे सिंध कहा जाता है और उस समय सिंध की राजधानी देवल हुआ करती थी और देवल में एक हिंदू शासक दाहिर रहा करता था। ये ब्राह्मण वंश का राजा था। देवल के पास एक बंदरगाह थे जहाँ से अरबों के जहाज होकर जाते थे। एक बार जब अरबों के जहाज देवल के बंदरगाह से होकर गुजर रहे थे तो इतिहासकार कहते हैं कि दाहिर के सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया और अधिकार कर लिया और लूटपाट की, जिससे अल हज्जाज को आर्थिक नुकसान हुआ। तो उसने दाहिर के पास संदेश भिजवाया कि तुम हमारी आर्थिक स्थिति की भरपाई करो, लेकिन उसने मना कर दिया। तो इतिहासकार कहते हैं कि दाहिर की अयोग्यता ही हिंदुस्तान को गुलाम बनने का कारण बनी। दाहिर के मना करने पर अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण के लिए भेजा और आक्रमण करके सिंध पर अधिकार कर लिया। दाहिर की हत्या करके उसकी दोनों बेटियों सूर्य देवी एवं निर्मला देवी को अगवा कर अरब भिजवा दिया, क्योंकि अल हज्जाज के 2 बेटे थे उनसे शादी करवाने के लिए। अब सिंध पर अधिकार हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। यही पहला सफल मुस्लिम आक्रमण बना। मोहम्मद बिन कासिम ने स्वर्ण सिक्के चलवाए जिसे दिरहम सिक्का कहा गया। उसने सिंध के लोगों से कहा कि अभी तक आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दाहिर की थी, पर अब मोहम्मद बिन कासिम की है, अर्थात मेरी है। या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए या फिर आप जजिया कर दीजिए गैर मुसलमान रहने के लिए। इसने जजिया कर ब्राह्मणों, विधवाओं, विकलांगों पर नहीं लगाया। भारत में जितने मुस्लिम शासक आए वह सफल हुए। उनके सफल होने का कारण जो था भारतीय राजाओं में एकता का ना होना। मोहम्मद बिन कासिम ही भारत में अरबी घोड़े पहली बार लाया। इसी ने खजूर की खेती और ऊँट पालन की शुरुआत भारत में की। अरबियन ही भारत में मानसून शब्द लेकर आए। मानसून एक अरबी शब्द है। अरबों ने विश्व में सबसे पहले मानचित्रावली बनाने का काम किया। अरबों ने भारत की 2 प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद कराया, चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई एंड पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। पंचतंत्र का अनुवाद कलीला वदीमत्ता के रूप में की गई। मोहम्मद बिन कासिम ने जो दाहिर की 2 बेटियों को अल हज्जाज के बेटों के लिए भेजा था, उन दोनों ने अल हज्जाज को मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़का दिया और कहा कि उसने तो हमारी इज्जत पहले ही लूट चुका है, उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। चशनामा पुस्तक से पता चलता है कि अल हज्जाज ने 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया और लौटने के बाद उसे मृत्युदंड दे दिया। 11वीं और 12वीं सदी में 2 अब तुर्क आक्रमण होते हैं, महमूद गजनवी के द्वारा एंड मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो अब हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण का जो पहला आक्रमण होता है महमूद गजनवी का, जिसका शासन होता है 1000 से 1027 ईस्वी तक। महमूद गजनवी तुर्की की ओर से आक्रमण करने वाला व्यक्ति था। महमूद गजनवी एक तुर्क था और ये अफ़गानिस्तान में गजनी नामक स्थान से, जहाँ गजनी वंश चला करता था, वहाँ से आया था। गजनी वंश को यामनी वंश भी कहा जाता है। उस समय गजनी का शासक अलब्तगीन था, जिसका एक गुलाम सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी था। अलब्तगीन का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण सुबुक्तगीन उसका अगला शासक बना। जब सुबुक्तगीन शासन कर रहा था तब हिंदुस्तान की सीमा पेशावर से शुरू हुआ करती थी। पेशावर अब पाकिस्तान में है और पेशावर में हिंदू शासक जयपाल शासन कर रहा था। ये हिंदू शाही वंश का शासक था। सुबुक्तगीन ने 1086 ईस्वी में ही सबसे पहले तुर्क आक्रमण भारत में किया था।
ये बार बार पेशावर के रास्ते पर ही आक्रमण करता था, तो जयपाल इसे हिंदुस्तान पहुंच लेने से रोक लेता था। लेकिन एक बार इसने 997 से लगभग 98 ईस्वी में सुबुक्तुगीन अपनी सेना लेकर पेशावर आया, तो जयपाल और सुबुक्तुगीन में खूब घमासान युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल ने सुबुक्तुगीन को हराया और उसकी हत्या कर दी। 997 से 98 ईस्वी के बीच में ही उसका पुत्र महमूद गजनवी गजनी के सिंहासन पर बैठा, और इसने ये कसम खाकर बैठा कि वो हर साल भारत पर एक आक्रमण करेगा। एंड यही कारण है कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान में 17 बार आक्रमण किया। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर में जयपाल पर किया और 1001 ईस्वी में जयपाल को पराजित किया, पर उसे मारा नहीं, उस पर हंसकर वापस चला गया। लेकिन इस अपमान को जयपाल खुद सहन नहीं कर पाया और हमारे इतिहासकार कहते हैं कि खुद आग में कूदकर जान दे दी जयपाल ने। अपने पिता का बदला लिया महमूद गजनवी ने, लेकिन कसम खाई थी कि हर साल आक्रमण करेगा, इसलिए महमूद गजनवी ने जिहाद का नारा दिया। वह उद्देश्य बनाया कि हर साल भारत से सोना लूटना और बुद्ध प्रशस्ति को नष्ट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। उसने सबसे ज़्यादा मंदिरों पर आक्रमण किए, क्योंकि हमारे मंदिरों में सोने ज़्यादा थे। 1006 ईस्वी में इसने नगरकोट मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हमला किया और 1008 ईस्वी में इसने आनंदपाल को पराजित किया। आनंदपाल जयपाल का पुत्र था। 1011 से 12 ईस्वी में मथुरा एवं उज्जैन में आक्रमण किया और 1014 ईस्वी में इसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया। इतिहासकारों का कहना है कि जब इसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया तो सबसे पहले इसने वहां की मूर्ति को बाहर फेंक दिया और अपने सैनिकों से कहा, घोड़े पर चढ़कर आओ और इसे रौंद डालो। इसने चक्र स्वामी श्री कृष्ण की मूर्ति को थानेश्वर के स्थायीश्वर महादेव मंदिर से नष्ट किया। 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसका 16वां आक्रमण माना जाता है। उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम चालुक्य वंश था। भीम प्रथम ने ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पहली बार निर्माण किया था। जब गुजरात का सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी लूटने गया था, तब वह लकड़ी का बना था और उसमें एक सोने का दरवाज़ा लगा हुआ था और उसके अंदर अपार सोना भरा था तथा मूर्ति भी सोने की थी, भगवान शिव की। इसने उसी मंदिर को तोड़वाकर सारा का सारा धन सोना लूटा था और शिव की स्वर्ण मूर्ति को भी लूटा था और उस सोने के दरवाजे को भी लूटा था। और जब ये लूटपाट करके वापस लौटने लगा तो इतिहासकारों का कहना है कि रास्ते में इसे जाटों ने घेर लिया राजस्थान पर और आक्रमण कर इसने सोने का दरवाज़ा वापस लूट लिया। और यही बात का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण जाटों पर 1027 ईस्वी में किया और जाटों को पराजित करके अफ़गानिस्तान के गजनी स्थान पर पहुंच गया और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। अब हम जानेंगे कि महमूद गजनवी की कुछ समकालीन लेखक थे। हाँ, तो अल-बरूनी था। ये महमूद गजनवी के साथ 1014 ईस्वी में हिंदुस्तान आया और इसने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी। फिरदौसी था। यह महमूद गजनवी का दरबारी लेखक था। इसे सहनामा पुस्तक लिखी। उत्तवी था। इसने चचनामा पुस्तक को फारसी में अनुवाद किया। और वैहाकी थे। वैहाकी ने महमूद गजनवी के पिता की जीवनी लिखी थी, जिसका नाम था तरीक़-ए-सुबुक्तगीन था। महमूद गजनवी का प्रथम मुसलमान था। महमूद गजनवी जो है वो प्रथम मुसलमान था जिसने हिंदुस्तान में सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की। अब हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी, जिसका शासनकाल 1775 से 1206 ईस्वी तक होता है। मोहम्मद गौरी एक संशबानी तुर्क था। ये भी गजनी नामक स्थान से आया था। तब वहाँ गोर वंश चल रहा था। इसका हिंदुस्तान आने का उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। इसने सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान में किया, करमाची मुसलमानों पर। इन्हीं से लूटपाट करके गजनी लौट गया और फिर 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। तो उस समय का शासक भीम द्वितीय था और मूल राज द्वितीय था।
भीमदिति और मूल राजनीति एक ही है। ये चालुक्य वंश के राजा थे। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया उस पर उल्टा भीमदिति ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि भीमदिति मोहम्मद गौरी से ज़्यादा शक्तिशाली था और मोहम्मद गौरी को अपनी सेना लेकर लौटना पड़ा। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद गौरी को भीमदिति ने राजस्थान के माउंट आबू पर पराजित किया। इसी को भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम हार थी 1178 में। मोहम्मद गौरी समझ चुका था कि जब तक ये शासक रहेगा गुजरात में लूटपाट करना मुश्किल है, तो ये गुजरात से निकलकर उत्तर भारत की ओर गया और जाकर अगले ही साल 1179 ईस्वी में सिंध और कश्मीर पर अधिकार किया। तो उस समय भारत की दिल्ली, शांभर, अजमेर में चौहान वंश चला करती थी। चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी और यहाँ पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दूसरा नाम राय पिथौरा था। उस समय इसका एक लेखक चंद बरदाई था, जिसने एक पुस्तक पृथ्वीराज राशो लिखी। चंद बरदाई लिखता है कि जब मोहम्मद गौरी सिंध और कश्मीर पर अधिकार किया था, तब वह बार बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया करता था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ज़्यादा शक्तिशाली होने की वजह से हरा दिया करता था और मोहम्मद गौरी माफ़ी मांग लिया करता पृथ्वीराज चौहान से। उसका दिल इतना बड़ा था कि बार बार माफ़ कर देता। चंद बरदाई ऐसा लिखता है कि ऐसा 16 बार हुआ और 16 बार पृथ्वीराज ने माफ़ कर दिया, लेकिन 17वीं बार 1191 में एक भयंकर तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। इसमें भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया और उसने फिर से माफ़ी मांग ली और उसने फिर से माफ़ कर दिया। चंद बरदाई के अनुसार इन दोनों में 17 बार युद्ध हुए, पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन दोनों में कोई 16 बार युद्ध नहीं हुए, मात्र 2 युद्ध हुए। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित होता है और माफ़ी मांगकर गजनी वापस चला जाता है, परंतु पृथ्वीराज चौहान का ध्यान उधर से हटकर अब कन्नौज के गढ़वाल वंश में राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता पर गया। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से प्रेम करता था और विवाह करना चाहता था, परंतु राजा जयचंद्र ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता थे। एक बार जयचंद्र ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर सभी राजाओं को आमंत्रित किया। इस बात पर पृथ्वीराज क्रोधित होकर कन्नौज जाकर भरे समाज में संयोगिता को अगवा कर लेते हैं और उससे विवाह कर लेते हैं। इस बात से राजा जयचंद्र नाराज हो गया और उधर मोहम्मद गौरी फिर से आक्रमण करने की योजना बना रहा था और अगले ही साल 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ता है। इस मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया और उसकी हत्या करके 1192 में मुस्लिम शासन की स्थापना की। अगले ही साल 1193 में दिल्ली को अपनी राजधानी बना लेता है और मोहम्मद गौरी ने भारत में लक्ष्मी के आकार की सिक्के चलवाता है। 1192 में भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहा करते थे। इन्होंने सूफी मत की स्थापना की थी। ये अपनी कुटिया बनाकर अजमेर में रहते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कब्र को ही दरगाह अजमेर शरीफ कहा जाता है। 1194 में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच चंदावर का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का एक गुलाम तथा दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने मदद की। मोहम्मद गौरी ने अपने साथ भारत 4 गुलाम लेके आया था: कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुवाचा एंड बख्तियार खिलजी। इसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था एंड 1194 में जब चंदावर का युद्ध जीतता है तो खुश होकर ऐबक को अपना सेनापति बना लिया और उसे कार्यभार देकर वापस लौट गया और कहा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम शासन की स्थापना करना हमारा काम था, अब तुम यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रचार करने के लिए दिल्ली में ही कुव्वत उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु सूफी संत दिल्ली में रहा करते थे, जिनका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी था। अपने गुरु के नाम पर 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार पर काम शुरू करवाया गया और 1229 में इल्तुतमिश द्वारा बनकर तैयार करवाया गया।
इल्तुतमिश मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था। 1205 में मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान वापस लौटा और 1 साल तक दिल्ली में रहा और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जब गजनी लौटने लगा तो साथ में इल्तुतमिश जा रहा था और रास्ते में जाटों ने घेरा। कश्मीर के पास और खोखर जाति के जाटों से भिड़ंत होने पर इल्तुतमिश इसे बचाकर गजनी ले गया, लेकिन यह स्वस्थ नहीं हो पाया और 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अब 1369 में कुतुब मीनार पर ऊपरी जो मंजिला था कुतुब मीनार का, उसमें बिजली गिरने के कारण वह नष्ट हो गई, जिसको बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। अपने शासनकाल में एक बार मरम्मत कराने वाला शासक 1481 से 1517 तक जिसका शासन था वह था सिकंदर लोदी। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इसके राज्य का विभाजन हुआ और यलदौज को गजनी तथा कुबाचा को काबुल तथा कंधार दे दिया गया। एंड यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की शुरुआत की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की शुरुआत की। तो यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरू होती है। दिल्ली सल्तनत में हम 5 वंश के बारे में पढ़ते हैं।